हेलो बच्चों, इससे पहले देखो बच्चों, हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वो था हमारा सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। इसमें आपको सेल के बारे में बता दिया था, ईएमएफ बता दिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया था, थोड़ा बहुत आपको किसके बारे में बता दिया था, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बता दिया था बच्चों। तो देखो एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सेल क्या है? एक सेल मैकेनिज्म वर्क करता है जो कि इलेक्ट्रोड्स में आवेशों को लगातार गति प्रदान करता है, जिसकी वजह से करंट धारा क्या होती है, धारा पूरे सर्किट में क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। ठीक है। दूसरा काम कि ये आवेशों को उत्पन्न करने का काम नहीं होता है, इसका केवल इसका धारा प्रवाहित करने का काम होता है। और दूसरा कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सर्किट के अंदर, उन सभी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल। या हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती, कन्वर्ट करती है। एक तरह से आपका एग्जांपल हो गया गैल्वेनिक सेल, ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। गैल्वेनिक सेल भी क्या है, आपका किसी चीज का उदाहरण है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो केवल अपने नाम से ही फोर्स है, असल में ये एक किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। ये केवल हिस्टोरिकली इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पड़ा। जब इनिशियली जब इसके ऊपर क्या हो रहा था, अध्ययन हो रहा था, तब इसको नाम दिया गया कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। लेकिन बाद में जब हम धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन की गई, तब पता चला कि ईएमएफ क्या है, कोई फोर्स नहीं, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है ये, कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब परिपथ में किसी तरह की कोई धारा बह नहीं रही हो। जब परिपथ में धारा नहीं बह रही हो तो उस परिस्थिति में जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ईएमएफ कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपको बताया था, आपके पास घर में सेल देखते हो आप, सेल जो होती है उसके अंदर लिखा रहता है इसका E = 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट। तो वो क्या है, उसमें प्लस और माइनस दो साइन होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। लेकिन क्या उसमें धारा बह रही होती है? नहीं बह रही होती। उसको आसानी से हाथ से पकड़ लेते हैं सेल को। तो वो क्या है, हमारा ईएमएफ लिखा होता है उसके ऊपर कि वो उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। क्लियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था। इसके बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था बच्चों, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसा परिमित प्रतिरोध है, एक ऐसा परिमित प्रतिरोध है जिसके द्वारा कि जो किसके अंदर होता है, ये परिमित प्रतिरोध किसके अंदर होता है, सेल के अंदर ही होता है। ये किसके अंदर छुपा होता है? सेल का तो क्या काम था कि धारा को प्रवाहित होने देना, धारा प्रवाहित करना। लेकिन इसी के अंदर इसका दुश्मन कौन बैठा हुआ होता है? हमने देखा था इस सेल के अंदर ही इसका दुश्मन बैठा हुआ था। कौन था इसका दुश्मन? रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, सेल को का जो काम है उसे उसके काम को करने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस होता है, सेल के अंदर ही उपस्थित होता है ये रेजिस्टेंस, जो किसके कारण होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जिस पदार्थ का बना होता है, उस पदार्थ के अंदर एक ऐसा प्रतिरोध होता है जो कि उसको बहने से क्या करता है, धारा जैसे ही सेल के अंदर आती है वो क्या करता है, उसको बहने से क्या करता है, रोकता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए इसको नाम बच्चों क्या दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सेल के अंदर उपस्थित होता है। और ये आपको बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से शो करते हैं। यहाँ हमारा सेल होता है, इसी के साथ में सीरीज में छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया जाता है कि और ईएमएफ को एप्सिलॉन साइन से डिनोट करती है, आपको बताया था। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसे स्मॉल r में सीरीज में ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे वेट करते हैं, r से वेट करते हैं। ये किसके अंदर होता है, सेल के अंदर ही होता है। किसकी वजह से होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिस पदार्थ से बना होता है उसके कारण ये सेल को के अंदर धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। और यही रोकने वाला जो ऑब्स्ट्रक्शन, ये उसके रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करता है, ये उसके रास्ते में जो भी बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। इसके बाद है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, जो कि आपको समझाना था बच्चों। टर्मिनल वोल्टेज क्या है हमारा, टर्मिनल वोल्टेज ये हमें पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था। टर्मिनल
वोल्टेज या वोल्टा। टर्मिनल वोल्टा क्या है बच्चों, देखो टर्मिनल वोल्टा वह वोल्टा होती है जो कि एक तरह से ये एक्सटर्नल वोल्टेज भी कह सकते हैं इसे। टर्मिनल वोल्टेज वह वोल्टेज होती है जो कि कब वैरी हो, जब जो कि कब उपस्थित हो, या ये वो विभवांतर होता है जब परिपथ में धारा बह रही हो। कि दो टर्मिनल्स के मध्य वह विभवांतर जब परिपथ में धारा बह रही हो, जब परिपथ में धारा उपस्थित हो, उस स्थिति में दोनों टर्मिनल्स के बीच में उत्पन्न या दोनों टर्मिनल्स के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। क्लियर, कि दो टर्मिनल्स के मध्य वह विभवांतर जो कि धारा जब बह रही है उस परिस्थिति में परिपथ में दो टर्मिनलों के मध्य वह विभवांतर जो कि वह विभवांतर जब धारा बह रही हो, परिपथ में दो टर्मिनलों के मध्य वह विभवांतर जब धारा बह रही हो, वह टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। मीन्स एट लास्ट दो टर्मिनल के मध्य जो धारा बह रही हो टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्लियर, तो टर्मिनल वोल्टेज को हम एक तरह से किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डायरेक्ट वी से रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को। मतलब आपसे पूछे जाते हैं ना कि दो टर्मिनल्स दे दिए आपको ए और बी, इसके बीच में बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर लगा है, कुछ भी लगा हुआ है, एट लास्ट ये है यहाँ पे। तो आपसे पूछेंगे कि इन दोनों के मध्य जो बी ए और बी बी के मध्य जो वोल्टेज है वो निकालो, तो बी बी माइनस बी ए क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारी टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टर्मिनल वोल्टेज और इसके मध्य क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ, इन तीनों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत बार यूज में आता है। क्लियर, तो इनके मध्य, तीनों के मध्य क्या निकाल लेते हैं हम, संबंध ज्ञात कर लेते हैं। किस किस के मध्य, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज V और इंटरनल रेजिस्टेंस R के मध्य संबंध। किस किस के मध्य संबंध निकाल रहे हैं, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज V व R के मध्य संबंध, V व R के मध्य संबंध। क्लियर, इनके मध्य संबंध ज्ञात करते हैं बच्चों। इसके लिए हमें क्या लिया, हमने वही परिपथ लिया, कोई भी दो टर्मिनल्स लिए हमने, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। यहाँ पे हमारा सेल लगा रखे हमने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा बनाया जाता है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रखा है R में, और यहाँ पे टर्मिनल बी है। क्लियर, इससे पहले बच्चों आपने किरचॉफ लॉ तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि इन सभी में किरचॉफ लॉ लगेगा। थोड़ा बहुत आपको किरचॉफ लॉ के बारे में बता देते हैं बच्चों। आपने किरचॉफ लॉ दो पढ़ा होगा, दो टाइप के किरचॉफ लॉ होते हैं, एक तो किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों चीजें आप पढ़ के आ चुके हो। किरचॉफ लॉ, करंट लॉ क्या है हमारे पास, किरचॉफ का करंट लॉ क्या है कि किसी भी एक नोड पे, एक पॉइंट में जो भी कुल धाराओं का मान क्या होता है, इक्विवेलेंट टू क्या होता है, जीरो होता है। दैट समीशन I इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। या हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो धारा अंदर की ओर है, यहाँ बाहर की ओर जा रही है, यहाँ पे अंदर की ओर आ रही है, I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा आपके पास, जो धारा अंदर की ओर आ रही है, पॉइंट की ओर आ रही है, तो वो तो क्या होती है, पॉजिटिव। जो बाहर की ओर जा रही है वो नेगेटिव, जो अंदर की ओर आ रही है पॉजिटिव, और इन सबका सम इक्विवेलेंट टू क्या होगा, जीरो। ये तो हमारा क्या है, करंट लॉ, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था कि समीशन V इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा।
कि किसी भी परिपथ में कुल वोल्टता सभी वोल्टताओं का योग किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसमें दो चीज आपने पढ़ चुकी होगी, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं दोबारा। दो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, कि धारा हमेशा कैसे बहती है बच्चों, धारा सदैव, इसको हमेशा याद रखना, धारा सदैव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहती है। कैसे बहती है तो आप सभी को पता है, और ये याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अभी आप इससे पहले 11th में तरलता वाला टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं। तरलता में हमने क्या देखा था, जो तरल पदार्थ होते हैं वो सदैव क्या करते हैं, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बहते हैं। क्यों बहते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि हमने दो अलग अलग बक्से में क्या रखा था, पानी रखा। एक में हमने जैसे ही क्या करा, छेद करा, तो छेद करने पे क्या होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, वहां से पानी एकदम से बहता हुआ किसमें चला जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो कैसे बह रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर। ऐसे ही धारा भी कैसे बहती है, धारा भी एक तरीके से बह रही है, उसमें भी तरलता होती है। तो धारा भी सदैव कैसे बहती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है। जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से लेकर कहाँ की ओर बहती है, जहाँ लोअर पोटेंशियल होता है वहां की ओर बहती है। क्लियर, तो ये चीज तो याद रखनी हमें जरूरी है हमेशा। क्लियर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पढ़ चुकी है सारी चीजें। सेल में हम एक नेगेटिव साइन लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं। तो नेगेटिव वाले पर लोअर पोटेंशियल होता है और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव वाले पर पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। ये तो आप सभी को पता है। पॉजिटिव प्लेट पर क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, और नेगेटिव प्लेट में पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। क्लियर, इसी तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब रेसिस्टेंस प्रतिरोध में अब क्या होती है कंडीशन, अब इसमें भी दो चीज होती है। जब धारा लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएगी, कैसे जाएगी, जब पथ हम कैसे लेंगे, लोअर पोटेंशियल से हाई, धारा तो बह कैसे रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, लेकिन हम एक पथ भी तो लेते हैं, हम या तो पथ ये लेते हैं या पथ ये लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन लेके चलते हैं। क्लियर, लूप में। तो अब हमने चाहे अगर ये डायरेक्शन लिया तो हमारी डायरेक्शन कैसे, हायर टू लो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। आप कोई भी लूप बनाते हो, इस तरह से सर्किट होता है आपके पास, उसमें हम कोई भी या तो ये डायरेक्शन लेके चलते हैं या ये डायरेक्शन लेके चलते हैं, ऐसे तो लेके चलते हैं। तो ये क्या है, पथ है। तो हमने पथ अगर ये पथ लिया है और धारा कैसे बह रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो अगर ये पथ ले रहे हैं तो पथ में भी क्या हो रहा है, पथ कैसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर है। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल में उसके विभव में क्या होगा, उसकी वोल्टता में क्या होगा, पतन होगा। वोल्टता में क्या होगा, पतन होगा। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, हमारा विभव पतन। क्या कहलाएगा हमारे पास, विभव में क्या होगा, पतन होगा, और डेल्टा बी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में। अब अगर हमने पथ कैसे लिया होता, ये पथ लिया होता, क्लियर, अगर हमने ये पथ लिया होता तो कैसे होती, धारा तो इस तरह से बह रही है और पथ हम कैसे ले रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो अब विभव में क्या होगा, वृद्धि होगी। विभव में क्या हो गई, वृद्धि होगी, और विभव में वृद्धि होगी, वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल वोल्टेज गेन होगा। पोटेंशियल में क्या होगी, पोटेंशियल ड्रॉप होने की बजाय पोटेंशियल गेन होगा, तो पॉजिटिव होगा। ये आ रही बात समझ में। इसी तरह से प्रतिरोध में क्या होता है, जब धारा प्रतिरोध में से होकर गुजरती है तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा को बहने से रोकता है। तो जैसे इसमें एंटर करने से पहले तो इसका पोटेंशियल क्या था, बहुत ज्यादा था, और धारा हायर पोटेंशियल से हमेशा प्रतिरोध में कैसे बहेगी, लोअर पोटेंशियल की ओर बहेगी। वही सेम चीज, धारा हमेशा कैसे बहेगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब प्रतिरोध में इस तरीके से क्या हो रही, धारा बह रही है। अब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगर हम ये पथ लेते हैं तो हायर टू लोअर जा रहा है, तो हायर टू लोअर जा रहा है, तो विभव में क्या होगा, पतन होगा। और अगर हम ये पथ लेंगे तो लोअर टू हायर जा रहे हैं, लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी, वोल्टेज गेन होगा। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी पर आधारित हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे इसकी। ठीक है,
क्या है देखो बच्चों ध्यान से। अब हमने क्या बोला, ये ई है साइलेंट ईएमएफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे हाई पोटेंशियल यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। या इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है हमारा आर। धारा की सपोज हमने डायरेक्शन ये ली है, क्लियर, धारा की दिशा हमने क्या ली है ये ली है, क्लियर है बच्चों। तो अब हम क्या कर रहे हैं, धारा की अगर हम ये दिशा लेके चल रहे हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर पोटेंशियल कितना है VA है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है बच्चों VB है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है VA है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है VB है, ठीक है। तो अब हम पथ कौन सा लेके चल रहे हैं, सपोज हमने पथ क्या लिया ये लिया है, ये हमारा पथ है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल पोटेंशियल होगा वो VA के क्या होगा बराबर होगा। आपने अभी से पहले पढ़ चुके हैं ना हम कि यहां से लेकर यहां तक, तो यहाँ पर तो V होगा और यहाँ पे क्या होता है 0। अगर V वोल्ट दे रहा तो यहाँ पे तो V होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा VB, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो VB होगा और यहाँ पे क्या होगा VA होगा, क्योंकि पथ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखनी है, क्लियर। तो यहाँ पर पोटेंशियल VB, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, धारा कैसे बहेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। धारा कैसे बह रही है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ेगी, क्लियर। अब हायर टू लोअर जा रहे हैं और पथ भी आपने क्या लिया है हायर टू लोअर लिया है, क्लियर। धारा कैसे बह रही है हायर टू लोअर बह रही है और पथ भी आपने कैसे किया है हायर टू लोअर लिया है। अब हायर टू लोअर लिया तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पर पोटेंशियल में विभव का पतन होगा या विभव में वृद्धि होगी, विभव का क्या होगा पतन होगा या वृद्धि होगी, पतन हो रहा है ना, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से किस लिए जा रहा है लो पोटेंशियल की, और आपने पथ की दिशा के लिए हाई से लोअर की ओर लिए, तो विभव में क्या होगा पतन होगा। तो और इसका विभव क्या होगा, धारा कितनी बह रही है I बह रही है, तो विभव में पतन कितना हो गया -IR, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने -IR, क्लियर। अब यहाँ पर आ गई धारा, क्लियर। यहाँ पे क्या हो रही है लोअर टू हायर, लोअर टू हायर जाएगी तो क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर करंट और पथ दोनों एक ही दिशा में हो, अगर सेल में से निकलने वाली धारा और पथ की दिशा दोनों एक ही दिशा में होंगे तो ईएमएफ या वोल्टेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। कि सेल में से निकलने वाली धारा भी इसी डायरेक्शन में और पथ भी आपने इसी दिशा में लिया है, तो ई क्या होगा हमारा पॉजिटिव, क्लियर। यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से लोअर टू हायर जा रही है, लोअर टू हायर जा रही है, तो ईएमएफ क्या होगा इसका पॉजिटिव होगा। और ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा VA के। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया VA पर इकट्ठे हो गया ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आने में जितना भी डिस्टेंस था वो यहाँ तक के डिस्टेंस की क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका VB, इसका IR, इसका E, वो टोटल किसके बराबर होगा A पर पोटेंशियल के क्या होगा बराबर होगा, क्लियर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, और VA माइनस VB क्या है यहाँ पे किसको पिक कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज को। ये क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्ट, और इसको हम किससे लिख कर सकते हैं V से, और V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा E माइनस IR, V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों E माइनस IR, क्लियर बच्चों। तो V माइनस VB तो क्या हो गया हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, और V इक्वल्स टू क्या आ गया E माइनस IR, और ये भी क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन किसके मध्य है टर्मिनल वोल्टेज EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R के मध्य, क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार से हम ये संबंध याद कर सकते हैं। अगर हमने पथ यहाँ पे ली होती तो उसी प्रकार से लेते हैं हम पथ, अगर हम यहाँ पे लेते तो VA, देख लो बच्चों अगर हमने पथ ये ली होती तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये पथ ले तो VA, धारा की दिशा यही ली हमने, तो क्या होगा फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, पथ हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी फ्रॉम हायर टू लोअर जा रही है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास हायर टू लोअर के लिए क्या हो जाएगा पथ माइनस ई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है लोअर टू हायर जा रहे हैं तो पोटेंशियल में क्या होगी वृद्धि होगी प्लस आई आर इज इक्वल्स टू बी बी। ठीक है, तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर लेकर आगे से ई माइनस आई आर, वही सेम रिलेशन आएगा। तो पथ में मैटर नहीं करता है कि आप पथ कौन सी ले, पथ यहाँ पर भी ले सकते हैं हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, रिलेशन हमारे पास क्या आएगा वही आएगा। तो ये किसके मध्य संबंध है बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, इन तीनों के मध्य संबंध। और यहीं से हम एक और रिलेशन भी निकाल सकते हैं बच्चों। क्या है हमारे पास रिलेशन कि हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल रेसिस्टेंस है, इसके अंदर इस पूरे परिपथ के अंदर जो टोटल रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ओम्स का नियम लगा के किसके बराबर है, ये V क्या है A और B के बीच में कुल वोल्टा, और ओम्स लॉ लगाए हम तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास आई आर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है कि टोटल रेसिस्टेंस जो है हमारा, और यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस क्या है हमारे पास R प्लस स्मॉल r के बराबर। इट मीन्स कुल परिपथ में टोटल जो बाह्य प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा, जो प्रतिरोध हमारे पास हमने लगा रखा है वो, और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो उसकी क्या होगा बराबर होगा। क्लियर। तो इसकी जगह अगर हम ये मान रखें इस इक्वेशन में समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 में मान रख दो तो क्या आ गया हमारे पास आई स्मॉल आई लेके चलो, आई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ई माइनस स्मॉल आई आर, या आई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, क्या आ गई वैल्यू बच्चों, आई आर प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, आई आर ये इधर आ गया तो क्या हो गया 2ir ई माइनस आई आर। क्लियर। तो ये रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, या हम ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि इसको इधर लेकर आ जाए, v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर है हमारे पास, ई आई आर इज इक्वल्स टू v, और ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई आर प्लस आर के इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरह से भी हम क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक और रिलेशन भी आ जाता है हमारे पास कि v क्या है यहाँ पे आई अपॉन आई आर के बराबर, तो v इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, या E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर के बराबर, और I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये भी कहीं कहीं डायरेक्ट आप यूज में ले सकते हो कि I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला जो हम यूज में ले सकते हैं वो क्या है हमारे पास V प्लस ई, या V प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई, V प्लस आई आर इज इक्वल्स टू क्या है E है। ठीक है, या E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, या I इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर अपॉन
निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे क्या होंगे, काम में आएंगे, और यहाँ से हम इनकी वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब दो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी बच्चों, कि हमारे पास E माइनस, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखने की है कि चार्जिंग करने पर तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी हमारी, कि चार्जिंग करने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी या कम होगी, और डिस्चार्जिंग करने पर टर्मिनल वोल्टेज कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कैसे डिपेंड करता है कि जब हम क्या करेंगे बच्चों, चार्जिंग करेंगे परिपथ को या किसी भी बैटरी को या किसी भी डिवाइस को चार्जिंग करने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है हमारी, बढ़ती है, और डिस्चार्जिंग करने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, कम होती है। सीधी सी बात है, जब हम चार्ज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज, जो टर्मिनल्स के बीच की वोल्टेज क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उसको डिस्चार्ज करेंगे उसमें से चार्जेस निकालते रहेंगे, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किस प्रकार से निर्भर करती है, किन किन कारकों पर क्या करती है बच्चों, निर्भर करती है। कौन सा, वो हम देख लेते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन घटकों पर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों कि इंटरनल रेसिस्टेंस किस घटक पर निर्भर करते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस के घटक या इंटरनल रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले घटक। तो सबसे पहला घटक क्या है बच्चों, किस पर निर्भर करता है ये, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है बच्चों, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, उतना ही क्या हो जाएगा बच्चों, कम होगा। मतलब इलेक्ट्रोड अगर आपने बहुत बड़े बड़े लिए, इलेक्ट्रोड क्या लिए आपने बहुत बड़े बड़े लिए हैं, तो क्या होगा हमारे पास रेसिस्टेंस क्या होगा, चार्जेस को अपने आप ही, यहाँ पे इतने बड़ा बड़ा इलेक्ट्रोड ले रखा है आपने, तो चार्जेस यहाँ चले जाएंगे, कभी यहाँ चले जाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इस पथ में उनके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस, वो क्या होगा, बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से वो इंटरनल रेसिस्टेंस अपने आप ही इतना कम हो जाएगा कि वो उनको बहुत कम से कम क्या होंगे, वो उनको धारा कम से कम रुकेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। वो यहाँ वाले क्षेत्र तक ही क्या होगा, सीमित होगा वो, क्योंकि चार्जेस तो बहुत दूर दूर तक, ऊपर तक चले गए, तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यहाँ पे हमारे पास कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा कि अगर इलेक्ट्रोडों के मध्य, इलेक्ट्रोड्स के मध्य की दूरी किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड्स की मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स की मध्य, दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे, दोनों इलेक्ट्रोड्स की मध्य दूरी जितनी कम होगी रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोड्स के बीच दूरी आपने बढ़ा दी तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो गया ज्यादा बच्चों, जब डिस्टेंस कम था तो वो बहुत यहाँ तक गए, टकरा के फिर वापस से क्या हो गए, रेसिस्टेंस वो उनको क्या कर रहा था, बहुत कम रोक रहा था। लेकिन जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो यहाँ से जैसे डिस्टेंस बढ़ा दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में वो बार बार बीच में बहुत बार तो टकराएंगे, उनकी एनर्जी में लॉस होगा और बार बार उनकी एनर्जी कम होगी, फिर ज्यादा होगी, तो इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप चाहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस कम से कम हो, तो हम इलेक्ट्रोड्स को क्या रखते हैं, पास रखते हैं। अगर इलेक्ट्रोड्स को दूर करते जाएंगे तो वैसे वैसे इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगा, हमारे पास ज्यादा होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। दूसरे हमारा कि कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट की
सांद्रता या कंसेंट्रेशन, सांद्रता या कंसेंट्रेशन पर भी निर्भर करता है कि कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है तो धारा को क्या होगी, बहने में क्या होगी, बहुत परेशानी होगी। सिंपल सी बात है, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो आपको उस रास्ते से निकलने में क्या होगी, परेशानी होगी। आप अपनी स्पीड को क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो। वही सेम चीज इनके साथ है। जब कंसेंट्रेशन हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तो क्या होता है कि धारा को उसमें से बहकर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल क्या करता है, उन्हें रोकता है धारा को बहने से। क्लियर? तो सिंपल सी चीज है, जब कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। चौथा जो घटक है हमारे पास, चौथा घटक है हमारे पास टेम्परेचर। किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। और कैसे निर्भर करेगा, सिंपल सी चीज है, टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। क्या हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा एक्टिव होंगे धारा उतनी ज्यादा बहेगी। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। आगे बात समझ में, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा एक्टिव होंगे। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा गति करेंगे धारा उतनी ज्यादा बहेगी। और धारा ज्यादा बह रही है इसका मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, उसका कम हो गया। इट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो इनमें से किसी भी एक पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आधे नंबर के, एक नंबर के, कि इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए, तो हमने इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो उसमें धारा कम बहेगी, ज्यादा बहेगी। तो धारा क्या होगी, ज्यादा बहेगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बढ़ा देंगे तो धारा कम ज्यादा बहेगी या कम बहेगी, धारा क्या होगी, कम बहेगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्लियर? सांद्रता बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्लियर? बहुत कम टाइम मिल रहा है उन्हें आगे बढ़ने में, बार बार टक्कर आ रहे हैं उनसे लगातार। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाएंगे तो उन्हें ज्यादा क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और जल्दी से क्या होगी, धारा बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्लियर? ये 4 घटक है जिन पर क्या करते हैं, कारक निर्भर करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज का टॉपिक। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इससे पहले हमने प्रतिरोधों का संयोजन देखा था, अब हम देखेंगे सेलों का संयोजन, जो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।